ओके सो हम इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। सॉरी, क्या हुआ ये? चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। सो चैप्टर नंबर 10 पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि मैं बताती हूँ सबसे पहले हर एक वीडियो में बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, अगर वो आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा सो वो क्या है, यूजलेस है अपने आप में। सो हमें जो भी पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, फिक्स्ड रिसोर्स पढ़ने हैं, दैट मीन्स अपना सिंपल सादा ही नोट्स पढ़ने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है। एंड जो नॉलेज यहाँ से मिलेगी, जब हम इसको 10 बार पढ़ लेंगे, सो जो नॉलेज यहाँ से मिलेगी हमें उसी नॉलेज को यूज़ करके अपना बेस्ट देना है एंड 280 to 300 मार्क्स में स्कोर करने हैं। सिंपल सा ये एम है, मेरे को टॉपर नहीं बनना कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आना चाहिए। नो, सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो पता ये चैप्टर नंबर 10 पे है पब्लिक पॉलिसी, इसके बाद 2 चैप्टर और रह गए हैं एंड उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा सिलेबस। तो जैसे मैं बताती हूँ, हर एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और हर एक टॉपिक की अपनी इम्पोर्टेंस है कि उसमें कितने बेसिकली उससे कितने क्वेश्चन आए, कितने पार्टिकुलर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो हर वीडियो में बताती हूँ, तो मैं इसमें भी बताऊँगी। उससे क्या होगा, इट विल बी हेल्पफुल कि हमें ये पता चल जाएगा, वी विल गेट द आइडिया कि हाउ मच वी नीड टू स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर, है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। सो जैसे कि सबसे पहला हमारा दैट इज़ क्या है, मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड देयर क्रिटिक। सो पब्लिक पॉलिसी करने की बनाने के कुछ तरीके हैं, है ना, कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं एंड उनके कुछ क्रिटिसिज्म है। सो यहाँ पे हमारा जो है 3 बार बेसिकली क्वेश्चन आया है, जिसमें से मैं पहले बता देती हूँ, रेशनलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, कुछ इस तरीके से ये हमारे 3-4 रिलेटेड थीम यहाँ से आई है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसको शुरू करते हैं। देखिए पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या होता है। पॉलिसी मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो गवर्नमेंट है, बाय विच गवर्नमेंट फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड एवल्यूट पॉलिसीज टू एड्रेस पब्लिक इशूज़। तो किसी भी पार्टिकुलर पब्लिक इशू पे पॉलिसी को बनाना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना एंड देन उसको एवल्यूट करना कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से काम हो पाई है, कि जो परेशानी थी क्या उसको हम कितने अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए हैं, है ना। तो जिसको हम कहते हैं पॉलिसी मेकिंग, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कह रहे हैं। वेरियस मॉडल्स हेल्प एक्सप्लेन हाउ पॉलिसीज आर मेड। अब पॉलिसी को बनाने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं पॉलिसीज़ को बनाने के। हु पार्टिसिपेट एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, कि कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, कौन उन पॉलिसीज़ को बनाने में पार्टिसिपेट करता है एंड क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है वाइल मेकिंग सच डिसीजंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। समझ में आया? सो सबसे पहला हमारा मॉडल है दैट इज़ रेशनल मॉडल। अब यहाँ पे जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं ये जनरली लॉजिक के बेस पे एंड सिस्टमैटिक फैक्ट के प्रूफ के आधार पे लिए जाते हैं टू अचीव क्लियरली डिफाइंड गोल्स, अपने क्लियरली डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे अगर आप बेसिकली अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, इसको समझें तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। उसके बाद गोल सेट करना पड़ता है कि हमारा गोल क्या, हम क्या चाहते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरा यूपीसी के सिविल सर्विसेज का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, और गोल अगर मैं सेट करूँ तो कि दिसंबर के एंड तक मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, पार्टिकुलर हम क्लास ले सकते हैं, किसी के नोट पढ़ सकते हैं, अपने नोट बना के पढ़ सकते हैं। तो तरीके निकालने पड़ेंगे, हर एक तरीके को हमें इवल्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चूज़ करना पड़ेगा कि सबसे बेहतरीन हमारे लिए क्या है। उसके बाद हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, सिर्फ कागज़ पे प्लान बनाने से तो कुछ होगा नहीं। एंड उसके बाद हमें करना पड़ेगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स कि हमने जो भी किया, हमने कितना बेहतर कर पाया। जब मैं 31 दिसंबर को खड़े होने के बाद मैं देख पाऊँगी कि जो मैंने 2 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कितना मेरे लिए वर्क कर पाई, कितनी नहीं कर पाई। सो ये कुछ स्टेप्स हैं मेरा रैशनल मॉडल, समझ में आई बेसिक चीज़ है। अब इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं कि डिसीजन मेकर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कि डिसीजन जो मेकर है ना उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास, मेरे को सब पता है कि कहाँ सारे नोट्स मेरे को पता है, सारी नोट्स मेरे पास है, ठीक है। सारी क्लासेस के बारे में मेरे को पता है, सारी क्लासेस मेरे पास है, मेरे को सब पता है। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोडिक्टेबल, और मैं कॉन्सिक्वेंस को प्रोडिक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ूंगी तो इधर मैं फेल होंगी या फिर मैं पास होंगी। इंडियन एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ जीएसटी है,
गोल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया गया, एंड देन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया नेशन वाइड जीएसटी वाली पॉलिसी को। ऐसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर प्लानिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, कॉस्ट एनालिसिस हमने करा है, देन इम्प्लीमेंट करा उसको। लेकिन अब इस पूरे मॉडल में कुछ कमियाँ भी हैं। क्रिटिक क्या है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अब कैसे हो सकता है कि किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो? इन्फॉर्मेशन इज़ रेयरली कंप्लीट। कभी भी किसी भी इंसान के पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती है। हमेशा इन्फॉर्मेशन का, टाइम का, नॉलेज का, कॉग्निटिव स्किल का कॉन्स्टेंट रहता ही रहता है। टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजिड, काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप सारी ऑल्टरनेटिव्स को जाके देखोगे, सारी क्लासेस को, सारी नोट्स को जब जाके डिसीजन लोगे तो काफ़ी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल नहीं है अपने आप में। कैन नॉट हैंडल पॉलिटिकल प्रेशर्स इफेक्टिवली, प्रेशर वाली कंडीशंस में इतना ज़्यादा ही काफ़ी नहीं है। ओवरलुक द रोल ऑफ वैल्यूज़, आइडियोलॉजी एंड पावर डायनेमिक्स, साथ में वैल्यूज़ की, आइडियोलॉजी की एंड पावर डायनेमिक्स की इसमें कोई भी बात नहीं करी है। पावर डायनेमिक्स एक अच्छा कीवर्ड है, एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ना एग्जैक्टली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर डायनेमिक्स इन सिंपल वर्ड्स? इसका मतलब होता है कि पावर को कंट्रोल करे हुए हैं या उसको यूज़ किया जा रहा है या वो बैलेंस है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पावर डायनेमिक्स। ठीक है, अथॉरिटी किस तरीके से, अथॉरिटेरियन है चीज़ें या डेमोक्रेटिक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको ओवरलुक कर दिया, इसका मतलब है इग्नोर कर दिया। ओवरलुक का एक इट्स लाइक अ सिनोनियम ऑफ अ इग्नोर, राइट। तो अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रेशर्स में आप इसको काम नहीं कर सकते हैं, कभी कभार इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इग्नोर भी करा है। नाउ सेकेंड मॉडल इज़ अ इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसको हम लिंडब्लम्स मॉडलिंग थ्रू भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 2 बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट एक मॉडल हो जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल, लिंडब्लम्स मॉडलिंग थ्रू, ये लिंडब्लम बेसिकली थिंकर थे एंड मॉडलिंग थ्रू इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया है, इट्स दूसरा नाम है इसका। ये कहते हैं जो पॉलिसीज़ है ना, इनको आप मेड करो थ्रू स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस रेदर देन रेडिकल शिफ्ट। ये कहता है कि आप जल्दी जल्दी जो है जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ को मत बनाओ, जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ को नहीं बनाना चाहिए। पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस, थोड़ा थोड़ा बदलाव करो, एकदम से बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट मत लेके आओ। इनका मेन फोकस है प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी। वो कहते हैं जो पॉलिसीज़ है उसमें जो कमियां हैं आप उन्हीं को बेहतर करो, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करो, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ों में। असम्पशन क्या है, पॉलिसी मेकर्स अवॉइड रिस्क एंड प्रेफर फीजिबल लेस कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशंस। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनका मेन असम्पशन है, जो पॉलिसी मेकर जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि रिस्क कम से कम आए एंड प्रेफर करते हैं फीजिबल लेस कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशंस को। वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं एंड वो ऐसे सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ऐसे सोल्यूशंस को देना चाहते हैं सो दैट वो कंट्रोवर्शियल ना हो अपने आप में। एग्जाम्पल, हमने ग्रेजुअल रिफॉर्म करा सब्सिडी पॉलिसीज़ में, जैसे फर्टिलाइज़र, फूड, फ्यूल सब्सिडीज़ एडजस्टेड इंक्रीमेंटली, उनमें धीरे धीरे बदलाव करते हैं। एकदम से हम पॉलिसी दे दें और एकदम से निकाल दें, है ना, एकदम से हमने दे दी पहले तो सब्सिडी, हम उसको सब्सिडी को रैशनलाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से अगर हम हटाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग हो सकता है कि इसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं। तो इस तरीके से हम लेबर लॉ में भी रिफॉर्म लेके आए, तो भी हमने धीरे धीरे चेंजेस से स्टेप बाय स्टेप हमने चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा टू बैलेंस द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेस्ट, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के ही इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर की फेवर में हो, एम्प्लॉय की फेवर में हो, ठीक है। अब इसके भी कुछ क्रिटिक्स हैं, इसको भी गाली पड़ी। ये कहता है कि मे परपेचुएट इन एफिशिएंसी एंड मेंटेन स्टेटस क्यू। ये कहता है कि इससे इनएफिशिएंसी आ जाएगी, टाइम से कोई काम नहीं होगा, डिले होगा। ये तो एक तरीके से डिले को प्रमोट करना है कि धीरे धीरे करना है हर चीज़ को। एक स्टेटस क्यू हो जाएगा, मतलब चेंज से रेजिस्ट कर जाएंगे जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि वो कहेंगे कि यार क्या ही हो रहा है ना, क्या ही हो रहा है। इट्स लाइक दैट। एक तो होता है बहुत बड़ा बदलाव, तो बड़ा बदलाव तो करना ही पड़ेगा, छोटा सा बदलाव है सब इग्नोर करके निकल जाएंगे। लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ये काफ़ी बड़े लेवल की प्लानिंग नहीं करती, एक तरीके से शॉर्ट टर्म ही ये सोच पाती है। शॉर्ट टर्म फिक्सेस में इग्नोर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, शॉर्ट टर्म की सोचती है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचती नहीं है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको डेवलपमेंट लाना है,
आपको रिफॉर्म लाना है तो आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि इसके बारे में बात नहीं करती है। ठीक है, सो बेसिक चीज़ हमें समझ में आई कि व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल लिंडब्लम्स मॉडलिंग थ्रू। ठीक है, नाउ एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं एलाइट मॉडल। अब ये मॉडल का नाम ये भी है पावर मॉडल, डोमिनेशन मॉडल भी हम इसको कहते हैं। ये कहता है जो पॉलिसी डिसीजंस है ना वो जनरली कंट्रोल होता है बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ एलाइट्स। मतलब कोई भी पॉलिसी कैसी होगी ना, इस पे जो डिसीजन लेते हैं वो इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एलाइट मॉडल है, जो एलाइट ग्रुप है, वो क्या चाहता है। और इस एलाइट में हमारे पॉलिटिकल भी आते हैं, कुछ इकोनॉमिक लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, एंड साथ में अपने बिजनेसमैन आते हैं। फोकस इज ऑन पावर एंड इन्फ्लुएंस। मेन इनका फोकस होता है कि पावर पे एंड इन्फ्लुएंस पे, रेदर देन रैशनल एनालिसिस ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन के पर्पस से या सिटीजन को ध्यान में रखते हुए जनरली ये अपनी स्कीम नहीं लेके आते हैं। ये खुद की पावर कैसे और ज़्यादा इन्हेंस हो उसके लिए स्कीम्स लेके आते हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स: पॉलिसी शिफ्ट ड्यूरिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉप पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एलाइट्स। जैसे कि जो 1991 में हम जो डिसीजन लिया था वो भी सिटीजन को ध्यान में रख के नहीं लिया गया था, बल्कि जो हमारे टॉप पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एलाइट्स थे उनकी मर्जी से डिसीजन लिया गया था। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स है लाइक दिल्ली मेट्रो, वो भी इनिशियली शेप हुआ था सेंट्रल एलाइट्स एंड टेक्नोक्रेट्स की वजह से। सो उसमें भी हमारा लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं था, लोगों के पर्सपेक्टिव को नहीं लिया गया था, वहाँ पे एलाइट लोगों की ही मर्जी चली थी। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, देखिए नेगलेक्ट करता है सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझ रहा है, और इसमें रिस्क होता है बाइस का टुवर्ड द एलाइट इंटरेस्ट ओवर द सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर को के ऊपर हम क्या रख देंगे, अपना एलाइट का इंटरेस्ट रख देंगे। वही है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डिफरेंसेस इनक्वलिटीज़ और ज़्यादा आएंगी। तो मतलब बहुत सारे आप अलग से अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ ग्रुप मॉडल, या फिर कहते हैं प्लूरलिस्ट मॉडल भी हम इसको कहते हैं। ये कहता है कि जो पॉलिसीज़ है ना ये आउटकम होती हैं बार्गेनिंग अमंग कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हैं उन सब के बीच में क्या हो रहा है, वो कॉम्पीट कर रहे हैं कि हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो। उन सब के बीच में नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग से बनता है हमारी पॉलिसी। मतलब कहता है कि पॉलिसी में ना एक टाइप के ग्रुप का ही इम्पैक्ट नहीं होता है, बहुत सारे ग्रुप्स का इम्पैक्ट होता है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स, नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट। मतलब इसी एक तरीके से इसी का उल्टा है। यहाँ पे तो था कि एक ही मॉडल है, एलाइट मॉडल, एक ही ग्रुप है और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज डिज़ाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सारे पावरफुल होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि पॉलिसी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने फेवर में कराने की कोशिश करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है वो फार्मर यूनियन भी उसको करता है इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी देखा था फार्म लॉज पे जो हुआ था, तो पॉलिटिशियन कुछ और चाह रहे हैं, फार्मर्स कुछ और चाह रहे हैं, फार्मर यूनियन कुछ और चाह रहा है, जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। पॉलिसीज जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट पे होती हैं, उसमें भी सिटीजन का एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट का यूनियन एंड एनवायरमेंटल एनजीओज भी लगते हैं ना। तो इस तरीके से नाउ क्रिटिक क्या है इसका, कैन लेड टू पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन और कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशंस दैट सेटिस्फाई वन नो वन फुल्ली। वो कह रहा है कि अब इससे होता क्या है कि इससे क्या होगा, कोई भी फुल्ली सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, कोई भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो पॉलिसी है वो फ्रेगमेंटेड बनेगी या फिर और कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशंस में बनेगी, मतलब टूट जाएगी इस तरीके से। ओवर एम्फेसिस ऑन नेगोशिएशन में स्लो डिसीजन मेकिंग, और अगर आप ओवर एम्फेसिस करोगे नेगोशिएशंस पे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नेगोशिएशंस पे ध्यान दोगे तो उससे जो है चीज़ों में क्या आ जाएगा, डिले आ जाएगा, स्लो हो जाएगा। वहीं है फिर हम कह सकते हैं जो मेन गोल है हम उससे डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो कुछ भी आप इसकी लिख सकते हो। नाउ इंस्टीट्यूशनल मॉडल, बहुत सारे मॉडल है देखिए। अब इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, किसका क्या काम है, क्या रूल्स होने चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के, और वो जाके शेप करता है पॉलिसी मेकिंग को। मतलब इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर को, रूल्स को ध्यान में रखते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं। पॉलिसीज इमर्ज थ्रू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉ। मतलब ब्यूरोक्रेसी का प्रॉपर प्रोसेस होगा, लेजिस्लेटिव पूरा फ्रेमवर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, जब जाके हम पॉलिसीज़ को बनाएंगे। एग्जाम्पल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में होता है,
तो वो इसी तरीके से होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन प्रोसेस है विद मिनिस्ट्रीज, एक्सपर्ट कमिटीज़, अप्रूवल्स, इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, रोल एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पॉलिसीज़ को हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इसी तरीके से है। नो क्रिटिक क्या है, कहता है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस उसमें ज़्यादा होता है, लॉबिंग एंड पॉलिटिकल प्रेशर, ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी, स्लो हो सकता है चीज़ें, है ना, रेड टेपिज्म उसमें हो सकता है, मतलब इसमें ब्यूरोक्रेसी की बुराई रख लो, क्योंकि कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, अपने आप में रिजिड है, ज़्यादा स्ट्रक्चर, हायरार्की वाली, रूल्स वाली है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को बना देना। तो आप जो चाहिए इसमें ब्यूरोक्रेसी का बुराई रख सकते हो। नाउ देयर इज़ ऑल्सो मिक्स्ड और सिस्टम मॉडल, बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मॉडल तो मुझे लगता नहीं है, ज़रूरत भी थी। चलिए तो लास्ट है, मिक्स्ड और सिस्टम मॉडल कह रहा है कि पॉलिसी प्रोसेस सीन एज अ सिस्टम विद इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। कहते हैं पॉलिसी प्रोसेस जो है ना उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इनपुट लगता है, प्रोसेस लगता है, आउटपुट लगता है, एंड देन फीडबैक लगता है। इनपुट में मतलब डिमांड, सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, सब कुछ देखा जाता है। आउटपुट में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फीडबैक में उसका एवोल्यूशन करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं टाइम टू टाइम। इंडियन एग्जाम्पल्स की मनरेगा है, मनरेगा पॉलिसी इनपुट फ्रॉम रूरल डिमांड। बेसिकली ये पॉलिसी आई क्यों थी, ये डिमांड की वजह से आई थी, डिमांड उठी थी गांव में, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन हमने लोकल बॉडीज़ के थ्रू कराया। इसमें जो फीडबैक है वो सोशल ऑडिट्स के थ्रू आया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को रखना, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल का ना एक एग्जाम्पल तो रटा हुआ होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कोई भी मॉडल आ जाता है ना तो हमें एक एग्जाम्पल रटा हुआ होना ही होना चाहिए इस पर कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल को लिखेंगे। एग्जाम्पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ भी शेप होती है पब्लिक हियरिंग की वजह से। आपको पता है जब इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है तो उसमें पब्लिक हियरिंग की नीड होती है, मिनिस्ट्री रिव्यूज़। क्रिटिक क्या है अब इसकी क्रिटिक क्या है कि इनपुट होना चाहिए, डिमांड आएगी तब फिर प्रोसेस करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उससे ही फीडबैक लेंगे। मतलब खुद से पॉलिसी नहीं बना रही, ये डिमांड के ऊपर जो है पॉलिसी बनती है कि सोसाइटी का क्या सपोर्ट है, सोसाइटी क्या चाहती है। क्रिटिक कहते हैं कि मे बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड थ्योरेटिकल। कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ और चाह सकता है और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ और। हार्ड टू अप्लाई है, प्रैक्टिस में आप नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान को ओपिनियन अलग होता है। फीडबैक लूप्स ऑफन इग्नोर्ड इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी में फीडबैक नहीं लिया जाता है प्रॉपर्ली, तो वो आप लिख सकते हो उसमें ना। अगर हम कंपैरिजन करें तो रैशनल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स एम्फसाइज प्लानिंग एंड रूल्स बट मे बी रिजिड। जो रैशनल एंड जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है वो प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रक्चर तरीके से करो, रूल्स को फॉलो करो, फैक्ट्स को देखो, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने आप में रिजिड है ना, वो रिजिड है। इंक्रीमेंटल एंड जो ग्रुप मॉडल्स हैं वो प्रेगमेटेड है बट मे लैक विजन। वो अपने आप में तो अच्छे हैं, है ना, लेकिन उनका विजन नहीं है, मतलब वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। एलाइट मॉडल हाईलाइट करता है पावर को बट रिस्क इग्नोरिंग सिटीजन नीड। उसमें पावर तो हाईलाइट हुई है लेकिन इसमें ये रिस्क है कि सिटीजन की नीड्स को इग्नोर किया जाएगा। सिस्टम मॉडल इंटीग्रेट प्रोसेस एंड फीडबैक येट कैन बी थ्योरेटिकल। इसमें बात तो सही करी है कि डिमांड उठेगी, फिर पॉलिसी बनाई जाएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर फीडबैक लो एंड फिर दोबारा से इस तरीके से, लेकिन ये पूरा जो लूप है ये अपने आप में थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी में होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं। इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी सेक्टर एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक ही आप मॉडल को यूज़ करते हो, वो डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है, नीड क्या है ना। हर पॉलिसी की अपनी ही नीड होती है, अपनी डिमांड होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, इवोल्यूशन एंड रिव्यू। किसका? पब्लिक पॉलिसी का। इस पूरे में से बहुत क्वेश्चंस आए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 ईयर। दैट मीन्स अपने आप में काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा टॉपिक हो जाता है। इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आई थिंक ये सबसे मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन आए तो वो वाला एक तरीके से है। चलिए अब एक एक की टर्म को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन। देखिए कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स प्रॉब्लम्स को समझना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और फ्रेम करना पॉलिसी की आइडियाज़ को कि पॉलिसी में होगा क्या, समझ में आया। तो कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझना। हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए क्या, अभी है क्या, हमें क्या चाहिए,
और फिर हमें क्या करना है, आइडिया फ्रेम करना है कि हम कैसे यहाँ तक जा सकते हैं, उसके बारे में, आइडिया के बारे में सोचना, दैट इज़ कंसेप्चुलाइजेशन। इसका मेन फोकस होता है अंडरस्टैंड करने में कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, फीजिबिलिटी एंड पॉलिसी गोल्स। फीजिबिलिटी का कुछ मतलब तो था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेट मी सी, टेल मी द सिंपल मीनिंग ऑफ फीजिबिलिटी, लिख लेते हैं ना फीजिबिलिटी, आई थिंक जो इजीली अवेलेबल हो, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, देख लेते हैं एक मिनट रुकिए। हाउ पॉसिबल, सॉरी प्रैक्टिकलिटी है ना, इसको प्रैक्टिकलिटी से हम कह सकते हैं कि कितना ये चीज़ प्रैक्टिकल है, तो इसलिए तो इसका मेन फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक नीड्स, फीजिबिलिटी एंड पब्लिक गुड्स। अब की एक्टिविटीज़ क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन थ्रू रिसर्च एंड पब्लिक कंसल्टेशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, आपको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, कैसे करोगे, रिसर्च के थ्रू, लोगों से पूछ के, क्योंकि समस्या तो लोगों की है ना, तो लोगों से तो पूछो। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स अलाइन विद नेशनल प्रायोरिटीज़, आपको ऑब्जेक्टिव्स लेने, लेकिन किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स, जो नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ भी अलाइन करें, नेशनल गोल के साथ भी अलाइन करें। एसेसिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, देखना है कि भैया क्या क्या हम कर सकते हैं और उसका थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट्स को समझने की कोशिश करना है ना, आइडिया। अब एग्जाम्पल देख लिए, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, हमने आइडेंटिफाई करा कि ओपन डिफिकेशन एक प्रॉब्लम है, हमने गोल सेट करा क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन के लिए कि सबके पास बाथरूम हो, हर घर में बाथरूम हो। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, रिकॉग्नाइज नीड फॉर ई गवर्नेंस, इसके तहत हमने रिकॉग्नाइज करा कि ज़रूरत है ई गवर्नेंस की एंड डिजिटल लिटरेसी की। अब इसकी लिमिटेशन भी होगी, कुछ कमियां भी हैं इसमें कुछ। ऑफन इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और लॉबिंग, जनरली जो है ना ये, इसमें पॉलिटिकल रोल काफ़ी होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी घुसा दिया जाता है इसमें, प्रॉब्लम को समझते हुए, है ना, प्रॉब्लम्स पॉलिटिशियन अपने अकॉर्डिंग जो है समझ रहे हैं। इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ड्यू टू लैक ऑफ डाटा या डेटा, डेटा पूरा नहीं है किसी के पास भी, आज तक नहीं है, क्योंकि डेटा पूरा नहीं है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रॉपर तरीके से हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम्स को। सो दैट इज़ कंसेप्चुलाइजेशन। नाउ प्लानिंग आपको पता ही है, प्लानिंग का मतलब क्या है, दैट इज़ कन्वर्टिंग पॉलिसी आइडियाज़ इनटू स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान। कंसेप्चुलाइजेशन में हमने आइडियाज़ ले लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद उस पॉलिसी आइडिया को एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान की, अब हम किस तरीके से स्टेप वाइज किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, उसको प्लान करना, दैट इज़ प्लानिंग। इसका मेन फोकस होता है रिसोर्स एलोकेशन, कि किन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, टारगेट को सेट करना, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से हम करेंगे। इसमें की एक्टिविटीज़ वही है कि डिज़ाइन करना एक्शन प्लान्स को, टाइमलाइंस क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बजट एस्टिमेशन भी हम इस टाइम पे करते हैं क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी बिठाते हैं मिनिस्ट्रीज़ एंड एजेंसीज़ के बीच में, ठीक है। सो ये हमारे की एक्टिविटीज़ है किसकी, प्लानिंग की। एग्जाम्पल, नेशनल हेल्थ मिशन में डिटेल एनुअल प्लान्स आते हैं स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या था, कंसेप्चुलाइजेशन किया, अब उसके अंदर बहुत सारे एनुअल प्लान्स आ रहे हैं, दैट इज़ प्लानिंग। 5 ईयर प्लान्स आपको पता है प्लानिंग कमीशन के थ्रू आते थे। अब इनकी मेन लिमिटेशन क्या है इस पूरी प्लानिंग की क्या कमियाँ होती हैं। देखिए, ओवर एम्फेसिस होता है, ओवर एम्बिशियस होते हैं और अनरियलिस्टिक प्लान्स भी बहुत बार तय कर लेती है गवर्नमेंट, फिर वो पूरी नहीं कर पाती, फिर उसकी डेडलाइन जनरली आगे बढ़ा देती है ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तालमेल अच्छा नहीं है, तो उससे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गैप रह जाते हैं। इनएडिक्वेट डेटा है, फोरकास्टिंग कैन इफेक्ट प्लानिंग एक्यूरेसी, हमने कितनी अच्छे से प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग हम किसके बेसिस पे करेंगे, डेटा के बेसिस पे, एंड फोरकास्टिंग वही प्रॉपर नहीं है तो आप प्लानिंग कैसे प्रॉपर्ली कर पाओगे। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन है कि ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्लान्स बना देना, पुअर कोऑर्डिनेशन बिठा देना, इनएडिक्वेट डाटा एंड फोरकास्टिंग कैन इफेक्ट प्लानिंग एक्यूरेसी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना। डेफिनेशन, पुटिंग प्लान्ड पॉलिसी इनटू एक्शन, जो हमने प्लान किया था उसको एक्शन में लेके आना, दैट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन। इसका मेन फोकस होता है एग्जीक्यूशन पे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे, रिसोर्स प्लान कर दिए, मोबिलाइज कर दिए, अब इसको यूटिलाइज हम किस में करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में, एंड सर्विस को डिलीवर करने पे। इसकी मेन एक्टिविटीज़ यही होती है कि मोबिलाइजिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, असाइनिंग रोल टू डिपार्टमेंट्स,
जो जो जिसका काम है उसको दो, एजेंसी का जो काम है, डिपार्टमेंट का जो काम है, फील्ड यूनिट्स का क्या काम है उनको समझाओ। अडेप्टिंग प्लान्स टू लोकल कंडीशंस, साथ में जब भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें अडेप्ट करते रहो प्लान्स को लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल मनरेगा है, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल पे। ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट अथॉरिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर हाउस डिलीवरी। ठीक है, तो प्लान बना लिया है ना, कंसेप्चुलाइज कर दी। प्रॉब्लम क्या थी कि हाउस नहीं था लोगों के पास, हाउसेस की प्रॉब्लम है, गरीब लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। ठीक है, हमने आइडिया भी सोच लिया, अब इसका कर कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, लोगों को मकान प्रोवाइड करेंगे। प्लानिंग में हमने ये सोच लिया कि किस किस तरीके से किस तरीके का मकान प्रोवाइड कराएंगे, कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सब कुछ। अब प्रोवाइड करा कौन रहा है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ हमारा स्टेट अथॉरिटीज़, ब्यूरोक्रेट वगैरह। और कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के। समझ में आया? एग्जाम्पल्स के थ्रू ने बता दिया। इसकी कमी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है डिले होती है बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ कैपेसिटी, पैसे की कमी कह सकते हैं, लोगों की कमी कह सकते हैं, ट्रेनिंग की कमी कह सकते हैं, और माइंडसेट की कमी, डिले, करप्शन, मिसयूज़ ऑफ फंड जनरली होता है जो कि आउटकम को इफेक्ट करता है, एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हम हर जगह ये लिख सकते हैं जो कि डिस्टॉर्ट करता है, ख़राब करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से, रोकता है एक तरीके से। अब मॉनिटरिंग का मतलब होता है नज़र रखना, नज़र रखना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें तो कॉन्टीन्यूस ट्रैकिंग ऑफ पॉलिसी प्रोग्रेस टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। तो कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करते रहना पॉलिसी प्रोग्रेस की, क्या हमने प्लान किया था, कितना हम अचीव कर पाए हैं, उसमें क्या गैप है, उसको समझना, दैट इज़ मॉनिटरिंग। ये देखना कि कितना गैप है, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारी टाइम से मीट होते रहें। इनका मेन फोकस होता है रियल टाइम असेसमेंट एंड प्रॉब्लम करेक्शन पे, और किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, है ना। जब प्रॉब्लम पता चलेगी, जब ये पता चलेगी कि कमी क्या है ना, तभी तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। की एक्टिविटीज़ क्या है? डेटा को कलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस पे कि क्या चीज़ कब तक इम्प्लीमेंट हुई है, क्या हुई है, किस तारीख को हुई है। फील्ड इंस्पेक्शंस करते हैं, इसके लिए ऑडिट्स वगैरह भी करते हैं। रिपोर्टिंग डेविएशंस फ्रॉम प्लान, साथ में ये भी बोलते हैं जैसे कि जो भी फील्ड में यहाँ पे काम कर रहा होगा कि आप जैसे कि दिन का टारगेट था कि आपको 2 कॉन्ट्रैक्टर से मिलके 10 मकान की डील तय करनी है, लेकिन आप कितने कर पाए? 5। तो आपको शाम को रिपोर्ट करना है कि कितना आप नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, दैट इज़ डेविएशन रिपोर्टिंग। जो कमियां हैं, जो गैप है, उसका रिपोर्टिंग करना। तो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस ऑडिट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं। सो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है इसके तहत। एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मॉनिटरिंग बाय सुपरवाइजर्स एंड ऑनलाइन डैशबोर्ड्स। CP ग्राम्स भी हैं जहाँ पे सिटीजन की कंप्लेंट्स को समझा जाता है पब्लिक सर्विसेज से रिगार्डिंग। इसमें भी कुछ कमियाँ बिल्कुल हैं। लैक ऑफ ट्रेन पर्सोनल फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, मैंने बताया पैसों की कमी, लोगों की कमी, कहीं भी लिख दो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं भी लिख दो, डेटा कलेक्शन गैप्स एंड रिपोर्टिंग डिलेज। साथ में जो डेटा है वही अपने आप में इनएडिक्वेट रहता है, एडिक्वेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। फोकस ऑन कंपाइलेंस रेदर देन आउटकम, साथ में सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो जनरली होता है कंपाइलेंस पे, कि बोला था कि 2 टॉयलेट लगवाने तो 2 टॉयलेट लगवा दिए, क्या आउटकम क्या करा? अगर इस टॉयलेट में ही अगर किसी ने दुकान खोली है तो उसका तो कोई आउटकम ही नहीं रहा ना, तो आउटकम पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। इवोल्यूशन डेफिनेशन, सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पॉलिसी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। सिस्टमैटिकली ये समझना कि पॉलिसी कितनी अच्छी है, एवोल्यूट करना, है ना। मतलब कह रहा कि इम्प्रूवमेंट आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाया। जैसे कि समझो आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद क्या रहा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, आप उसको एवोल्यूट करोगे, क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर पाएँ, क्या नहीं कर पाई, दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशन। सिस्टमैटिक असेसमेंट करना, पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही, कितना वो वर्क कर पाई, कितना जो हमने सोचा था क्या वो कर पाई, क्या हमारी जो ज़रूरतें थी, प्रॉब्लम थी, कि उसको कितना इम्प्रूव कर पाए, क्या एफिशिएंसी रही, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या उसका आउटकम रहा। फोकस ऑन मेजरिंग रिजल्ट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, तो ये सोचना कि हमने क्या सोचा था और हम एक्चुअल में कितना कर पाए, तो उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट मेजर करना। मेरे इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं यूजिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, लोगों ने कैसा परफॉर्म करा, स्टडीज़ वगैरह सर्विस ऑडिट करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, लेसन्स सीखते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमने इतना कुछ करा, उसका क्या परिणाम आया, ठीक है, इतना करने से कितना परिणाम आया, दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एग्जाम्पल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, यहाँ पे एवोल्यूशन करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स का, कि मैटरनल हेल्थ आपने ये पॉलिसी अप्लाई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, पॉलिसी लिया है। और जो उसका इवोल्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, कि कितनी इफेक्टिव रही, किस बेसिस पे करेंगे। हम ये देखेंगे कि वहाँ की जो मैटरनिटी रेट है
वो कैसा है, चाइल्ड का जो रेट है वो कैसा है, कितने लोग हेल्थी कितने नहीं है। तो दैट इज़ इवोल्यूशन, आउटकम को समझना। सोशल ऑडिट जैसे कि मनरेगा में होता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को, फंड यूटिलाइजेशन को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को असिस कराती है। ये भी एक तरीके से एवोल्यूशन का टूल है। सोशल ऑडिट भी अपने आप में एवोल्यूशन का टूल है। अब इसकी भी कुछ कमियाँ बिल्कुल हैं। एवोल्यूशंस ऑफन कंडक्ट आफ्टर लॉन्ग डिलीज, अब बहुत बाद में एवोल्यूशन हो रहा है, डिले हो रही है इस चीज़ में भी। तो जो करेक्टिंग एक्शन का जो टाइम था, जो एक स्कोप था, उसको लिमिट कर दिया। मेथडोलॉजिकल वीकनेस इन डेटा कलेक्शन एनालिसिस, मैंने बताया जो डेटा है उसको कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में ही जो हमारे पास मेथडोलॉजिकल वीकनेस है, हमारे पास प्रॉपर मेथड नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है ट्रेन उसको समझने के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर में इन्फ्लुएंस एवोल्यूशन आउटकम, साथ में पॉलिटिकल ने, जैसे पॉलिटिशियन है उसने दबाव में बोल दिया कि हमें तो इलेक्शन आ रहे हैं तो आप ऐसी रिपोर्ट निकालो, तो अपने आप में ही रिपोर्ट कितनी सच्ची है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन को हमारी पॉलिटिकल प्रेशर भी इम्पैक्ट करती है। नाउ रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यूइंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। मतलब ये समझना कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या नेक्स्ट हम करें। एवोल्यूशन हमने कर लिया कि कितना अच्छा रहा कितना अच्छा नहीं रहा, अब हम क्या करें, है ना, रिवाइज करना पॉलिसी को, क्या बदलाव हम कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स रिव्यू। री मतलब दोबारा से, एंड व्यू मतलब देखो। अब दोबारा से पॉलिसी को देखो, है ना, दोबारा से इवोल्यूशन के बेसिस पे कि कितना हम कर पाए कितना नहीं, और क्या चैलेंजेस हैं आगे, उसके बेसिस पे उसको रिवाइज करना, पॉलिसी को रिवाइज करना, रिव्यू करना, दैट इज़ रिव्यू। इसका मेन फोकस होता है पॉलिसी को अडेप्ट कराने में, पॉलिसी को और ज़्यादा बेहतरीन एंड इम्प्रूव कराने में, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स रही, जो भी हम नहीं कर पाए वो हम आगे कर पाएँ। इसमें मेन हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स एंड बॉटलनेक्स को, मतलब कमी कहाँ रही और कहाँ कमियाँ रही, क्या कमी रही और कहाँ कमियाँ रही और कैसे कमियाँ रही। सजेस्टिंग अमेंडमेंट्स और न्यू स्ट्रैटेजी, साथ में अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना, न्यू स्ट्रैटेजीज को सजेस्ट करना। फीडबैक इनकॉर्पोरेशन फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग, फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि और ज़्यादा आप बताओ, चलो सिटीजन से भी पूछ लेंगे, सीनियर से भी, सुपीरियर से भी, कोलीग से भी, कि आप बताओ क्या होना चाहिए आगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है यहाँ पे। तो कमियाँ क्या थी, ठीक है, उसको समझ के क्या करना चाहिए अब, ठीक है, चैलेंजेस को, अपकमिंग चैलेंजेस को देखना, फीडबैक लेना, अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना, मॉडिफाई करना, अडेप्ट करना। एग्जाम्पल, रिवाइज्ड न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि 2020 में भी हम नेशनल एजुकल पॉलिसी, क्या बोल रहे हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिवाइज वर्जन ही तो है। रिव्यू एंड रिफॉर्म बेस्ड ऑन, हमने फीडबैक जो है NEP था तो 1986 का, उसको उसके रिव्यू करा और उसमें बदलाव लेके आए ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड कंटेम्प्रेरी नीड, कि आज की नीड्स क्या हैं, आज के चैलेंजेस क्या हैं, उनको समझ के हम उसमें चेंज लेके आए। इसके PM किसान स्कीम में भी हमने रिवाइज़ किया, एडजस्टमेंट्स करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे फ़ंड को हमें ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं DBT, है ना, पहले हम क्या करते थे कि इंटरमीडियरी था, उससे पैसे दिए जाते थे कैश में, आज के टाइम पे हम DBT को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीड है, ये है, क्योंकि हम जो ये करप्शन हो रहा था उसको कम करना चाहते हैं, तो जो गैप था उसको हम कम करने के लिए हम ये इम्प्रूवमेंट लेके आए। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, फिर यहाँ पे वाउचर भी हम लिख सकते हैं। हमने देखा था ना इकोनॉमिक्स में कि एक वाउचर टाइप है जिसका आप यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लोगे, सो दैट जो करप्शन है, जो मिसयूज़ था, वो चीज़ का जो है कम हो जाए। और रिव्यू की क्या लिमिटेशन है, स्लो प्रोसेस है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं ये सारे, रेजिस्टेंस आता है फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल कंसिडरेशन, लोग बदलाव चाहते नहीं हमारे देश में, सच बताऊँ तो। फीडबैक मे नॉट ऑलवेज बी फुली इनकॉर्पोरेटेड, और फीडबैक आप चाहे कितना ही ले लो, कितना आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, तो एक थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं, तो आप कहीं भी लिख सकते हो, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूँ तो पॉलिसी मेकिंग एक साइक्लिकल एंड आइटरेटिव एंड नॉट लीनियर, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े शब्द आ गए यहाँ पे। अब साइक्लिकल का तो आपको मतलब पता है कि हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा, फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर इवल्यूट करना पड़ेगा, फिर उसको रिव्यू करना पड़ेगा, एंड फिर दोबारा से उसको कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से साइकिल बन रहा है ना, तो इट्स लाइक अ साइक्लिक, ठीक है। अभी आइटरेटिव का क्या मतलब है वो देख लेते हैं, है ना। नॉट लीनियर, लीनियर का मतलब सीधा सीधा, तो सीधे सीधे स्टेप्स नहीं है, लीनियर का मतलब था स्ट्रेट लाइन, तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ साइक्लिकल एंड आइटरेटिव, आइटरेटिव दैट मीन्स रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, है ना, रिपीटिंग
अगेन अगेन, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, फिर दोबारा से वो पॉलिसी जो है, ठीक है, पॉलिसी बन गई, प्लान हो गया, एवोल्यूट हो गया, फिर दोबारा से उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था, फिर हमने क्या करा, एवोल्यूट करा, फिर हम रिव्यू ले आए, रिफॉर्म ले आए, फिर दोबारा से हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, फिर दोबारा से एवोल्यूट करा, फिर दोबारा से, फिर इस तरीके से जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होती रहती है, इट इज़ रिपीटिंग, है ना। ये अपने आप में क्या है, REPA था, रिपीट होने वाली चीज़ है, लीनियर नहीं, सीधी सीधी नहीं चलेगी, है ना। इफेक्टिव पॉलिसी रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंसेप्चुलाइजेशन। आपको एक अच्छी पॉलिसी बनानी है तो आपको अच्छे से कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, एवोल्यूट करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा। इंडियन पॉलिसीज़ ऑफन फेस इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग चैलेंजेस। जनरली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिसी बहुत अच्छी बना देंगे, हमने भैया प्रॉब्लम को समझ लिया, हमने आइडियाज़ को देख लिया, हमने सब सारे ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, हमने बेस्ट को चूज़ करा, हमने प्लान बना लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, एंड देन उसको मॉनिटर करने में भी गैप है। लिमिटिंग इंटेंडेड आउटकम्स डिस्पाइट गुड प्लानिंग। तो गुड प्लानिंग तो होती है, लेकिन जो हमारे आउटकम्स हैं वो लिमिट हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग चैलेंजेस। सिटीजन के पार्टिसिपेशन से, बाकी ट्रांसपेरेंसी लाने से, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने से, ये जो चीज़ें हैं इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी, वो और ज़्यादा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी को इस तरीके से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, राइट। दैट इज़ इट। नाउ आई नो हमने थोड़ा सा आई कैन से कि 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट मान लो में हमने टॉपिक कर लिया, ठीक है, एंड वहीं से कम 14 क्वेश्चन आए, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो हम करेंगे ही ना, तो उसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है वो वहाँ से कर लेंगे। बाकी मैं इतना ही कहूँगी कि बार बार रिविज़न करो, रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। जो ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा याद करना, उनको उन जगह पे पुट करना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। समझ तो हमने लिया ही है। बाकी नाउ द लास्ट टॉपिक है इसका, स्टेट थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो इफ आई से सो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, देयर इज़ नो सिंगल क्वेश्चन ऑल दो, बट ठीक है, करना तो हमें तब भी है। अभी 5 मिनट का गैप लेते हैं, बिकॉज इतना रह रहा है, एक थोड़ी बहुत थ्योरीज देखेंगे एंड दैट इज, मतलब 2 पेजेस का रह रहा है, तो 2 मिनट का ब्रेक लेके कंप्लीट करते हैं। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बट एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखना। मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम्पल से ही मार्क्स आएंगे। जब आप सही कंसेप्ट पे सही एग्जाम्पल पुट करोगे, उस एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखोगे कि वो पुटेड लगे, है ना, वहाँ पे थोपा हुआ ना लगे, पुटेड लगे अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे। ओके ओके, सो स्टेट थ्योरीज़ होती क्या है? देखिए, स्टेट थ्योरीज़ हमें जनरली रोल, नेचर, या क्या फंक्शन है स्टेट का सोसाइटी में एंड गवर्नेंस में, तो मतलब स्टेट कैसा है, स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट का क्या काम है, स्टेट का कैसा नेचर है, स्टेट का क्या फंक्शंस हैं, है ना, जो कि जिसका इम्पैक्ट आता है हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे, ठीक है। तो स्टेट कैसा है और कैसा स्टेट कैसे पॉलिसीज़ बनाएगा, बेसिकली इस बारे में हम बात करेंगे इस अंडर टॉपिक में, जिसकी लिबरल थ्योरी है। इसका मेन, इस थ्योरी में क्या होगा, ये ज़्यादा एम्फेसिस करेगा कि स्टेट का इंटरवेंशन कम हो, है ना। लिबरल थ्योरी का मतलब है ना कि लिबरल फ्रीडम देनी है ज़्यादा से, तो स्टेट का इंटरवेंशन कम होगा। स्टेट का मेन काम होगा लॉ, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन को देने में। बाकी मेन पॉलिसीज़ जो बनेगी दैट इज़ रेगुलेशन के लिए बनेंगी, जस्टिस के लिए, बेसिक वेलफेयर के लिए। प्रॉपर आपके हाथ में लाके बिस्किट का पैकेट नहीं पकड़ाएगी हमारे स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट का रोल है वो कैसा है, लिमिटिंग है, ठीक है। एन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो पोस्ट 1991 के बाद हुए, तो यहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को क्या करा, प्रमोट करा, एंड जो स्टेट का कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर दिया। तो लिबरल पॉलिसी, तो LPG इन इट सेल्फ इज़ अ लिबरल पॉलिसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, जो ये क्या कहती है कि स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेंस, कि स्टेट ना अपने आप में एक कुछ नहीं है, डोमिनेंस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका, एक जरिया है, सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लासेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग क्लास है उसको क्या करता है, प्रॉफिट देता है। तो ये तो कहता है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। इसका मेन पॉलिसी होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो वेल्थ सब में बांट दो, बराबर होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए नीचे वाले लोगों का। ये थ्योरी है। हमारे यहाँ पे भी जैसे कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसी हम लेके आए कि कोई एलाइट नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जिसके पास हद से ज़्यादा ज़मीन है, उसकी ज़मीनें ले ली जाएंगी एंड उसको बांट दिया जाएगा।
प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? ये कहता है कि जो स्टेट है ना वो न्यूट्रल एरेना में काम करेगा, जो कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करेगा। मतलब दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, दोनों चीज़ें हैं कि स्टेट करेगा भी और स्टेट कुछ ही नहीं करेगा, दोनों का बीच का ये है। प्लूरलिस्ट थ्योरी, स्टेट एक तरीके से क्या रहेगा, न्यूट्रल एरेना का काम करेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, दैट इज़ कंसेंसस कैसे बिठाया जाए, नेगोशिएशंस कैसे की जाए, देन कैसे डिसीजन लिया जाए। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं इसका एग्जाम्पल। एलाइड थ्योरी, अब एलाइड थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये प्राइमरीली डिटरमाइन होंगी स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एलाइड से। ऑटोक्रेटिक स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों की चलती है, पावर को एकदम हाथों में रखते हैं कुछ गिना चुने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के, एंड वही सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे डिसीजंस जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट प्रायोरिटीज़ को रेदर देन मास इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो पॉलिसीज़ होंगी वो भी क्या शो करेंगी कि एलाइट की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही है, प्रायोरिटीज़ सॉरी, एंड मास इंटरेस्ट पे कोई ध्यान नहीं रहेगा, लोगों के भले पे ध्यान नहीं रहेगा। एग्जाम्पल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन डिसीजन जो 1991 का था, उसको हैविली कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंस था काफ़ी टॉप ब्यूरोक्रेटिक एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से। डेवलपमेंट स्टेट थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या कहती है, कहता है जो स्टेट है ना उसका ही मेन एम है डेवलपमेंट में। कहता है कि स्टेट को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में अच्छा करना है और इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो किसका काम है, ये पूरा रोल है हमारी स्टेट का। तो मतलब पे जो स्टेट का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। पॉलिसी का मेन फोकस होता है प्लान्ड तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, पॉवर्टी को रिड्यूस करो, वेलफेयर के प्रोग्राम्स लेके आओ, जैसे जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसी बारे में थे। एक जो 2 ईयर प्लान था इसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी है ना, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर की बात करी फर्स्ट वाले में। तो इस तरीके से वही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ डेवलपमेंटल स्टेट थ्योरी। समझ में आए पांचों थ्योरी, 5 थ्योरी थी। लिबरल स्टेट का थोड़ा बहुत रोल है। मार्क्सिस्ट कह रहा है कि स्टेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी भले की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि किसी के पास ही पावर नहीं होनी चाहिए। प्लूरलिस्ट थ्योरी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास पावर है, उसको बैलेंस करने का काम स्टेट कर रहा है। एलाइट में कुछ ही लोगों के पास पावर है, ऑटोक्रेसी टाइप है। एंड डेवलपमेंटल स्टेट थ्योरी, हम इंडिया से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो है स्टेट का काफ़ी रोल है कि स्टेट ही डेवलपमेंट करेगा एंड स्टेट ही सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस लेके आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स को याद रखना, 5 एग्जाम्पल्स। नाउ लिंक करते हैं अब इनको स्टेट की थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन को। देखिए जो नेचर ऑफ स्टेट है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी पॉलिसी की प्रायोरिटी कैसी होंगी, स्कोप क्या होगा और किस तरीके से आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। लिबरल जो स्टेट है वो प्रेफर करेंगे मिनिमल इंटरवेंशन। लिबरल जो स्टेट रहेंगे वो ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे, स्टेट का रोल थोड़ा रखेंगे, मिनिमल रखेंगे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक, है ना, मेंटेनेंस तक, सिक्योरिटी तक, डिफेंस तक। डेवलपमेंटल स्टेट्स फोकस ऑन एक्टिव प्लानिंग, वहीं पे जो डेवलपमेंटल स्टेट है उसका एक्टिव रोल रहेगा प्लानिंग में, मतलब वहाँ पे ज़्यादा जो है स्टेट का रोल रहेगा। जो एलाइड डोमिनेटेड स्टेट है वो ज़्यादा ग्रोथ पे ध्यान देंगे और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ ओवर सोशल वेलफेयर, वो सोशल वेलफेयर पे इतना ध्यान नहीं देंगे जितना ज़्यादा वो इकोनॉमी की ग्रोथ पे ध्यान देंगे। वहीं जो प्लूरलिस्ट स्टेट है वो नेगोशिएशन एंड इंक्लूजन, वो सारी बात करेगा, वो ग्रोथ की भी बात करेगा, वो इंक्लूजन की भी बात करेगा, इस तरीके से। तो मतलब स्टेट थ्योरी मतलब सिंपल सी चीज़ है कि कैसा स्टेट है तो उसी हिसाब से उसकी पब्लिक पॉलिसी होती है ना, उसी हिसाब से उसकी फोकस होती है, उसी हिसाब से उसकी प्रायोरिटी होती है। बेसिक ये था इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बार आया नहीं है तो इसमें मैंने शॉर्ट में ही इसको समझा दिया। समझ आई ये चीज़? तो अगर मैं इन द सॉरी, ठीक है, तो की ऑब्जर्वेशंस देखें तो इंडिया में आपको पता है मिक्स्ड अप्रोच चलती है। यहाँ पे वेलफेयर ओरिएंटेड भी है, जहाँ पे मार्क्सिस्ट या फिर डेवलपमेंटल मॉडल भी है हमारे यहाँ पे, एलाइट ड्रिवन भी है, ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग होती है, प्लूरिस्ट एलिमेंट भी, हम इंटरेस्ट ग्रुप्स के भी कंसल्टेशन को लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मिक्स्ड अप्रोच हमारे यहाँ पे चलती हैं। स्टेट थ्योरीज हेल्प अंडरस्टैंड द रेशनल बेसिस एंड स्कोप ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब डिफरेंट थ्योरीज को समझेंगे, डिफरेंट स्टेट थ्योरीज को समझने का मतलब है कि हम उनके मेन कि वो क्यों है, ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है, क्या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उसको समझने में हेल्प करेगा। पॉलिसी सक्सेस डिपेंड करती है अलाइनमेंट बिटवीन स्टेट फिलोसफी एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। देखिए जनरली जो भी पॉलिसी की सक्सेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि स्टेट क्या सोचता था, स्टेट क्या करना चाहता था एंड क्या वो कर पाया, इसकी क्षमता क्या थी इम्प्लीमेंट करने में, उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी। सिंपल सी चीज़ ये बता रखी है, ठीक है। तो पॉलिसी सक्सेस डिपेंड ऑन अलाइनमेंट बिटवीन द स्टेट पॉलिसी, स्टेट फिलोसफी एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी।
आई नो चैप्टर थोड़ा सा जल्दी 1 घंटे भी नहीं लगाया, लाइक 45 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर दिया है, बट देखिए चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है तो हम उसको इसी हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। बाकी इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 10 साल में आए हुए हैं, 14 तो था ही, मतलब 20 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आ गए हैं इस पर्टिकुलर एक चैप्टर से। दैट मीन्स अपने आप में चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो वीडियो है उसको 5 बार तो कम से कम देखना ही है। बाकी जो बीच वाला टॉपिक था उसको तो और भी बार बार देखना है, ठीक है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रिवीजन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जो है आपके पास, जो टाइम है, जो रिसोर्स है, जो आप कर सकते हो वो आपको करना है उस पर्टिकुलर टाइम में। बेसिक सी बात है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बार बार रिवीजन करनी है, जब आप बार बार रिवीजन की करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फ़िट होना शुरू हो जाएंगी, समझ में आया? ऑटोमेटिकली चीज़ें फिट हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स को रटना है, ठीक है। बाकी करंट से भी कुछ एग्जाम्पल्स उठाने हैं, इंडियन पॉलिटी से जो हम पढ़ के आए इतनी सारी, उससे एग्जाम्पल्स उठाने हैं तो हम इजीली स्कोर कर पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। वी कैन डू दिस, ठीक है, हम कर सकते हैं। बस हमें रिवीजन अच्छी रखनी है, जो रिसोर्स है उसी पे स्टिक करना है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, उसकी डिमांड को समझना है, क्या क्वेश्चंस किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है लिखने की, हो जाएगा, है ना। इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना रखा है। मेन ये होना चाहिए हमारा कि अभी लाइक नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में हम पेपर उनको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, हम कम से कम 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें, थोड़ा सा रट लें। देन दिसंबर में हम अपना पेपर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पेपर 2 कंप्लीट करेंगे एंड साथ में उसको रटेंगे भी अच्छे से, ठीक है। एंड देन इन द एंड ऑफ जनवरी में हमें दोबारा से इसकी रिवीजन कर लेनी है, जनवरी एंड फरवरी में, विद प्रीवियस क्वेश्चन, विद लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन। और अगर मैं इतना कर लिया ना बिफोर प्रीलिम्स, तो हमारा आफ्टर द प्रीलिम्स जो है हम अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस अभी ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कम से कम ये वीडियो देखनी है ना बिफोर प्रीलिम्स, कम से कम 3 बार बोली है मैंने, 4 बार भी देख सकते हो, 5 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 बार ये वीडियो देखनी है, रिकॉल करना है, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिखना है, लिखते हुए चलना है, कोई नया वर्ड आ रहा है उसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। ये करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। दैट इज़ इट, वी कैन डू दिस, दैट इज़ इट।